नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। राज्य के बीजेपी सांसदों की आज होगी बैठक। बता दें, शाम 7 बजे शुरू होगी बैठक। बीजेपी सांसदों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होने जा रही है और इसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी होगी। तो शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी सांसदों की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक होने जा रही है। आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि इस वक्त दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी और एक बार फिर से ये बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने जा रही है उत्तराखंड को लेकर। और ऐसे में बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद होंगे। राज्य के बीजेपी सांसदों की आज अहम बैठक होने जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में चर्चा होने वाली है और शाम 7 बजे ये बैठक होने जा रही है दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है जो कि दिल्ली में हो रही है। बिल्कुल, आज उत्तराखंड बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर दिल्ली में होगी, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव और संगठन के जो कार्यक्रम है उसके लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समझी जा सकती है। उत्तराखंड में किस प्रकार से 500 सीटों के लिए रणनीति बनाई जाएगी, किस प्रकार से उस रणनीति पर अमल किया जाएगा, कौन से ऐसे कार्यक्रम इस समय आगामी 2 माह के भीतर संचालित किए जाने हैं और जो जनता को पार्टी के प्रति लाभप्रद यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिछले दिनों महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी का चला था, उस महाजनसंपर्क अभियान में किस प्रकार से जनता का फीडबैक यहाँ पर बीजेपी के प्रति देखने को मिला है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी, मंथन किया जाएगा। कोशिश यही रहेगी बीजेपी की जो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उन लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की जा सके, ताकि उत्तराखंड से इस जीत का बड़ा मैसेज पूरे देश भर के दूसरे राज्यों में भी यहाँ पर जा सके। साथ ही ये कह सकते हैं कि आगामी निकाय चुनाव के लिए भी बीजेपी अभी से ही अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उन सब चीजों को लेकर यानी कह सकते हैं कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों को लेकर महत्वपूर्ण मंथन इस बैठक में यहाँ पर चलेगा। शाम को बैठक शुरू होगी और उम्मीद कह सकते हैं कि देर रात तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी की तरफ से कुछ नए लीडर यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जी, तो बैठक में क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है? कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है क्या अभय? बिल्कुल, अभी तक फिलहाल ये कह सकते हैं कैबिनेट विस्तार की चर्चा को लेकर कोई बातचीत यहाँ पर देखने को या सुनने को पार्टी सूत्रों से नहीं मिल पा रही है। ये कहा जा सकता है कि लगातार प्रयास सबका यही है कि जो पार्टी के इस समय जो सबसे बड़ी जो जरूरत है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है मिशन 2024 का, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। यूसीसी को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा हो सकती है क्या अभय? हेलो, यूसीसी को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा हो सकती है क्या? बिल्कुल, अभी यूसीसी को लेकर फिलहाल कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ पर इस बात का बयान यहाँ पर कर चुके हैं कि यूसीसी को लेकर जैसे ही राज्य सरकार के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद उस ड्राफ्ट को केंद्र के सम्मुख रखने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा सकता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञ समिति यहाँ पर बनाई गई थी, उस समिति की तरफ से ड्राफ्ट को अभी तक ना तो सरकार को सौंपा गया, बल्कि उस ड्राफ्टिंग की फाइनल रिपोर्ट लगाने अभी बाकी है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि यूसीसी को लेकर फिलहाल अभी राज्य सरकार कोई बड़ा जोखिम यहाँ पर नहीं लेना चाहती है। इसके अलावा ये समझा जा सकता है कि यूसीसी से बड़ा इस समय जो सबसे बड़ा विषय यहाँ पर पार्टी के भीतर हुए है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कौन सी चीजें यहाँ पर जरूरी हो सकती है, उन सब चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर होगा। ठीक है, बने रहिए अभी हमारे साथ। अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और मौसम विभाग का 27 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तराखंड में 300 से ज्यादा सड़कें अभी भी बाधित नजर आ रही है। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड से हो रही है समस्या। प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं। 23 स्टेट हाईवे, 9 मुख्य जिला मार्ग बंद किए जा चुके हैं। 7 जिला मार्ग, 152 ग्रामीण सड़कें भी बंद हो चुके हैं। 117 पीएमजीएसवी की
सड़कें बंद हो चुकी है। तो लगातार लैंडस्लाइड की जो घटना निकल के सामने आ रही है, इससे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई सड़कें बंद कर दी है। इसमें नेशनल हाईवे भी है, स्टेट हाईवे भी है। तो 23 स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है। 9 मुख्य जिला मार्ग भी इसमें बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ बता दें कि 7 जिला मार्ग, 152 ग्रामीण सड़कें भी इसमें बंद कर दी गई है। येलो अलर्ट जारी हो चुका है 27 जुलाई तक और ऐसे में प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। बता दें कि 117 PMGSB की भी सड़कें बंद हो चुकी है। तो येलो अलर्ट जारी हो चुका है। कई दिनों से लगातार अलर्ट जारी हो रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड की जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, हर कोई बस लगातार यही दुआ कर रहा है कि हर कोई सुरक्षित हो, क्योंकि लैंडस्लाइड कई जगह हो रही है, कई नदियां उफान पर हैं, कई लोगों को जान जोखिम में डालकर उन नदियों को पार करना पड़ रहा है और ऐसे में लैंडस्लाइड की घटना ज्यादातर निकल के सामने आ रही है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। इसमें नेशनल सड़कें भी है, नेशनल हाईवे भी है और स्टेट हाईवे भी है। इसी खबर पर लगातार हमारे साथ अभय बने हुए हैं। अभी क्या स्थिति है राज्य में? तो केदारनाथ धाम में हुआ है ग्लास हाउस का उद्घाटन। बता दें, मंदिर में चढ़ावे की गिनती अब होगी और गिनती प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए लगे हैं कैमरे। दान राशि की गिनती में पारदर्शी बनाने के लिए BKTC ने ये फैसला लिया है। तो मंदिर में चढ़ावे की गिनती पर अब निगरानी होगी। CCTV कैमरे इसमें लगाए जाएंगे और ग्लास हाउस जो बनाया जा रहा है उसमें ये गिनती होगी। दान राशि की गिनती में पारदर्शी बनाने के लिए BKTC की तरफ से ये फैसला लिया गया है और केदारनाथ धाम में हुआ है अब ग्लास हाउस का उद्घाटन और यहीं पे अब दान राशि गिनी जाएगी। दान राशि के गिनने की प्रक्रिया यहीं पे अब पूरी होगी। बता दें, इसी के साथ CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। BKTC की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और ऐसे में दान राशि जो है इसी ग्लास हाउस में गिनी जाएगी। जितनी भी दान आती है, चाहे BKTC की बात की जाए तो उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है और जितनी भी दान राशि आती है इसी ग्लास हाउस में जिसका उद्घाटन किया गया है केदारनाथ धाम में, इसी में उसकी गिनती होगी। इसके लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। तो पारदर्शी बनाने के लिए BKTC ने ये निर्णय लिया है। वही बता दें, पेयजल निगम ने जारी किया है नोटिस। चमोली और रुद्रप्रयाग में 7 STP प्लांट को बंद कर दिया गया है। प्लांट में करंट फैलने से हो सकता है बड़ा हादसा और इसी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। पेयजल निगम ने 7 प्लांट को बंद कर दिया है। सुधार के लिए 48 घंटे का नोटिस जारी किया है। तो चमोली और रुद्रप्रयाग में ऐसे 7 प्लांट हैं जिनको बंद कर दिया गया है। प्लांट में करंट फैलने से बड़ा हादसा हो सकता है और ऐसे में ये फैसला लिया गया है। पेयजल निगम ने 7 प्लांट को बंद कर दिया है और 48 घंटे का समय दिया गया है कि 48 घंटे में आप इसको सुधार कर लीजिए, उसके बाद दोबारा इसको खोला जा सकता है। तो बता दें कि सुधार करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया है। पेयजल निगम ने ये नोटिस जारी किया है और इसमें 7 प्लांट को बंद कर दिया गया है। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन लॉटरी के जरिए लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्रपत्र सौंपे हैं। वहीं इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित 2 परियोजनाओं में मटकोटा, उधम सिंह नगर और झब्बरपुर हरिद्वार के लाभार्थियों को ऑनलाइन लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व में विभाग द्वारा 7 परियोजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को आवास आवंटन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2 परियोजनाओं का आज हमारे लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर देने का हमने काम किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 7 परियोजनाओं में हमने पहले इसी प्रकार के अलॉटमेंट लेटर जारी किए थे। 2 परियोजनाओं का, जिसमें एक हमारा मटकोटा है उधम सिंह नगर में और एक झबरपुर है हरिद्वार में। इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को
सांकेतिक रूप से मैंने अलॉटमेंट लेटर जारी किया है और आप समझिए कि हमारे 7 और 2 9 कुल 16 योजनाएं आवास विकास परिषद की तरफ से बनाई जा रही हैं, जिनमें कुल 14,200 आवास बनने हैं। और अभी आज जो हम दे रहे हैं 536 लाभार्थियों को उसका लाभ दे रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो लाभार्थी यहाँ पे आए हैं उन पारदर्शी तरीके से जो हमने यहाँ पे निकाले हैं, जो हमारी योजनाएं जिसमें हमने निकाली हैं लॉटरी से, तो आज ऐसे लाभार्थियों को मैं बधाई दे रहा हूँ। और देहरादून युवा कांग्रेस ने चमोली में हुए हृदय विदारक घटना में मृत एनएसयूआई चमोली जिला संयोजक सुमित असवाल, पिपलकोटी पुलिस चौकी के उप निरीक्षक प्रदीप रावत और अन्य सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए साथ ही मणिपुर में महिला के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी मौजूद रहे। मणिपुर की घटना पर जिला उपाध्यक्ष मोहित मेहता ने कहा है कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर मणिपुर में विगत कई महीनों से चल रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे देश में नारी की पूजा की जाती है। वहीं मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जाना बेहद शर्मनाक घटना है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी की चर्चा को लेकर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी की माने तो बीजेपी सरकार के मुखिया जब भी दिल्ली दरबार पहुंचते हैं यूसीसी की चर्चा गर्म होने लगती है, जबकि हकीकत यह है कि उत्तराखंड का यूसीसी वर्तमान में त्रिशंकु बना हुआ है, क्योंकि ना तो केंद्र से यूसीसी से लागू करने की अनुमति राज्य को मिली है, ना ही राज्य सरकार के पास यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट आई है। ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं आई है, लागू कैसे किया जा सकता है? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टाइल है उसी स्टाइल को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी का यूसीसी तब आएगा जब केंद्र में पीएम मोदी यूसीसी को लेकर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड का यूसीसी आज त्रिशंकु बना झूल रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। हर बार जितने बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दरबार में जाते हैं हाजिरी लगाने, उतने बार यहां मीडिया के द्वारा एक गुब्बारा फुलाया जाता है कि वो यूसीसी पर चिंतन मंथन करने गए हैं, मंत्रणा करने गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चमोली हादसे के बाद हाईकमान से अच्छी खासी फटकार लगी है। यहां उत्तराखंड भाजपा की जो इन हाउस फाइटिंग है उसमें धामी के जो भाजपा के दुश्मन हैं वो उनकी जड़ें उखाड़ने पर उतारू हो रखे हैं चमोली के करंट वाले हादसे के बाद से। तो धामी जी टटोलने गए थे दिल्ली की मैं कितने गहरे पानी में हूं, अभी भी मैं अमित शाह और मोदी की गुड बुक्स में हूं या नहीं हूं, और यहां चला दी गई कि धामी यूसीसी पर चर्चा करने गए हैं। खबर लक्सर से है। लक्सर खानपुर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित किसानों को फसलों का सही ढंग से मुआवजा दिलाए जाने को लेकर एबी खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने कानपुर विधानसभा के अंतिम गांव दल्लेवाला से लक्सर तहसील तक सैकड़ों ट्रैक्टरों और हजारों ग्रामीणों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आई, जिससे किसानों और ग्रामीणों का सब कुछ बर्बाद हो गया। वहीं उन्होंने कहा है कि दोनों क्षेत्रों को अभी तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया, जबकि भीषण बाढ़ ने दोनों क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। दोनों क्षेत्रों के प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस बाढ़ से प्रभावित हुआ है, इसलिए क्षेत्र के सभी लोगों को नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। दिनों जो बाढ़ आई थी जिससे लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांव बाढ़ग्रस्त हैं। सरकार एक दोहरा रवैया अपना रही थी कि कुछ गांव आंशिक पीड़ित हैं और कुछ गांव पूर्णतः बाढ़ग्रस्त हैं। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका किसान बाढ़ग्रस्त नहीं है। किसी की 80% खेती खत्म हुई होगी, किसी की 100%। इससे कम खेती किसी की भी नहीं खत्म हुई है। इससे कम खेती किसी की भी खत्म नहीं हुई है। तो सरकार ये हमारे साथ नाटक बंद करे। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला हर गांव पीड़ित है। हमें
11,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा चाहिए। बिजली के बिल हमारे पूर्णतः माफ किए जाएं और जो क्रेडिट कार्ड पर किसानों को ऋण दिया गया है वो भी पूर्णतः माफ किया जाए। तो बता दें, बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी देर तक चली है ट्रैक्टर रैली? देखिए स्वीटी, ये खानपुर के अंतिम गांव यानी कि बॉर्डर से मान लीजिए आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पे जो उत्तराखंड का आखिरी गांव है डल्ले वाला, वहां से लेकर के लक्सर तहसील तक ये मान लीजिए कि 27 किलोमीटर के आसपास के दायरे में और 23 गांव में ये रैली इन्होंने निकाली है जो खानपुर विधानसभा के गांव हैं। उन सब में घूमने के बाद एक तकरीबन इनका दावा तो था कि 500 ट्रैक्टर हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर थे और काफी मात्रा में ग्रामीण के साथ जुड़े हुए थे। खास तौर पर किसान और युवा लोग इनके साथ में थे जो सीधे सीधे मांग कर रहे थे कि जिस तरह से सरकार द्वारा इस पूरी आपदा को लेकर के ढिलाई बरती गई, यानी कि इनका आरोप था सीधे सीधे विधायक उमेश कुमार ने ये आरोप लगाया है कि सरकार सौतेला व्यवहार भी कर रही है और ढिलाई बरती है। चूंकि बाढ़ को कई दिन हो गए, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है और इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। दूसरे ये कह रहे थे कि जो अनुमान है वो मतलब लागत का वो तकरीबन 11,000 रुपए के आसपास है, मतलब एक किसान का नुकसान प्रति बीघा। तो उसी के अनुसार ना उसी मानकों को ध्यान में रख करके किसानों को उसका मुआवजा मिले और जो बिजली का बिल हो पूर्णतः माफ हो, खासकर जो केसीसी कार्ड है उनके ऋण माफ हो। चूंकि इन्होंने ये सवाल भी उठाए हैं कि जो यहाँ के किसान हैं जी बिल्कुल, तो किसानों के मुआवजे के लिए यहाँ पे ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रायवाला थाना पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने यूपी के मुजफ्फरनगर के 2 गैंगस्टर को बहराबाद के पास से दबोचा है। 7 गिरफ्तारी हुए हैं। बता दें कि आरोपियों के पास से चोरी की गई 3 बाइक बरामद हुई है। वहीं गिरफ्तार होने से गाजियाबाद में एक सेठ के साथ होने वाली लूट की वारदात भी टल गई है। पूरे मामले पर एसपी ने बताया कि श्यामपुर और छिंदवाड़ा में 2 बाइक चोरी हुई थी, जबकि एक दुकान का चोरी करने का प्रयास किया गया। तीनों ही मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को मुखबिर ने बताया है कि सभी वारदात करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सफलता हासिल की है। देखिए, बीच में रायवाला थाना क्षेत्र में 2 चोरी की घटनाएं हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी की, और एक घर में मतलब चोरी का भी प्रयास हुआ था। तो उसी में हमारी ये टीम लगी हुई थी। ये यहाँ पे जो अभी आजकल प्रभारी हैं एएसपी जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व में, और इसमें सीओ साहब का पर्यवेक्षण था, तो उसमें टीम्स लगी हुई थी। तो उन्होंने एसओजी की भी मदद ले रहे थे। तो उसी में पुलिस को कल सफलता मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने जहां पहाड़ों पर आफत मचा रखी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों के तराई वाले इलाकों में भी खतरा पैदा कर दिया है। भारी बारिश और गंगा के सिल्ट आने के चलते ऋषिकेश के पशुलोक बैराज से पानी छोड़ा गया, जिस कारण हरिद्वार में गंगा अपने चेतावनी स्तर 293.00 से ऊपर बह रही है। हालांकि आज सुबह से गंगा का पानी थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, जिससे जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। इस बीच हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है और जिस कारण से जो नदियां हैं उनका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें खासतौर पर गंगा की, इस समय हम खड़े हैं भीमगौड़ा बैराज पर और कल रात से ही यहाँ पर जो गंगा का चेतावनी स्तर पर से ऊपर यहाँ पर बह रही है, क्योंकि जिस तरह से 293 जो चेतावनी स्तर है उससे करीबन 20.20 मीटर यहाँ पर गंगा जो है वो अपने चेतावनी स्तर से वो लगातार ऊपर बह रही थी। क्योंकि इससे पीछे जो ऋषिकेश का जो पशुलोक बैराज है वहाँ से कुछ पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते यहाँ पर लगातार जो पूरी रात है चेतावनी स्तर से ऊपर गंगा बही है, जिसके कारण जहाँ हरिद्वार का जो खादर क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं खतरे की जद में आ जाता है, जिसके कारण जहाँ जो जिला प्रशासन है उसने लगातार यहाँ जो तटवर्ती क्षेत्र हैं और लोग यहाँ पर हैं जो गांव हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा था और गंगा से दूरी बनाने की यहाँ पर उनको चेतावनी दी थी। फिलहाल जिस तरह से गंगा का जल स्तर अब कम हुआ है, चेतावनी स्तर से नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए ये राहत की बात है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। चाहिए तो वहीं बता दें कि पशुलोक बैराज से पानी छोड़ा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी क्या स्थिति है? अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी?
लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बरखा हो रही है और उसके बाद लगातार जो गंगा का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और कल देर रात से ये जो गंगा का स्तर है, क्योंकि जो ऋषिकेश का पशुलोक बैराज है उससे गंगा का जल जो छोड़ा गया था, क्योंकि सेल्टा आने की वजह से जो फाटक है बैराज के वो खोल दिए गए हैं। वहीं जिस तरह से देर रात जो चेतावनी स्तर है 293 उससे ऊपर गंगा यहाँ पर चल रही थी। हालांकि सुबह होते होते इसका जल स्तर थोड़ा कम हुआ है। इस समय 292.40 इस समय जो मीटर है उस समय यहाँ पर गंगा का जल स्तर है। हालांकि अभी चेतावनी स्तर से कम है, लेकिन अभी दोबारा से हल्का सा ये जल स्तर लगातार अभी बढ़ा है, जिससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अभी जो गंगा का जल स्तर है वो पूरी जिला प्रशासन उस पर नजर बनाए हुए है। और जो हरिद्वार के जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर खासा, जिस तरह से लक्सर में पिछले दिनों बाढ़ आई थी कहीं ना, तो उसको अलर्ट मोड पे वहाँ पर रखा गया है। और जो गंगा के तटवर्ती गांव है, जो लोग गंगा के नजदीक रहते हैं, इन्हीं कारणों से गंगा में जाते हैं रेत बजरी और अन्य कारणों से, तो उनको फिलहाल उनको मना किया गया है और अनाउंसमेंट करके उनको गंगा से दूर रहने की बात की गई है। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि गंगा में लगातार सिल्ट आ रहा है वर्षा के कारण, तो वो जो हरिद्वार से जो गंगा नहर यहाँ से निकलती है उसको फिलहाल बंद किया गया है। जी बिल्कुल, ऋषिकेश में पशु लोक बैराज से पानी छोड़ने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम बस्तियों से अगस्त से हाउस टैक्स वसूलेगा। बता दें इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अगले हफ्ते से हाउस टैक्स भरने के लिए फॉर्म आदि बांटने का काम शुरू किया जाएगा। बस्ती वासी लंबे वक्त से हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे हैं। दरअसल साल 2018 में नगर निगम की ओर से बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद बस्तियों से टैक्स वसूलने की कार्रवाई बंद कर दी गई थी। इसके बाद से ही बस्ती वासी लगातार हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम में 132 ऐसी बस्तियां हैं जो पंजीकृत है। इनमें से 40,000 की संख्या निवास रहती है और अब निगम ने हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी कर ली है। रुड़की के बेल्टा प्रकरण में पुलिस ने हिरासत में लिए गए भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल की खानपुर विधायक उमेश कुमार ने तहसील पहुंचकर जमानत कराई। वापस आने के बाद मनजीत सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही विधायक ने भी आगे की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ने की बात कही। बता दें कि भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जमानत के बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। इन दिनों युवा अपनी कार में दोस्तों को शेखी दिखाने के लिए अपनी गाड़ी से हूटर लगाकर घूमते दिखाई देते हैं। इन्हीं युवाओं के लिए हरिद्वार पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है, जिसमें अवैध हूटर लगी गाड़ियों के मालिकों पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। बता दें कि ताजा मामला हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक अपनी स्विफ्ट कार में हूटर लगाकर तेज आवाज में सायरन बजाते हुए चल रहा था, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी। मामले की सूचना लगते ही हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार को सीज कर दिया है। उत्तरकाशी में इन दिनों लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई जगह पर भूस्खलन होने से सड़क मार्ग बाधित हो गया है और नदी नालों का पानी उफान पर है। कई पुल भी टूट चुके हैं। बारिश ने यमुना घाटी के गगननानी, बटकोट और पुरोला क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच सोमवार को उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और सचिव मुख्यमंत्री और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने उत्तरकाशी के यमुना घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड में प्रांतीय पुलिस सेवा यानी कि पीपीएस के 3 अधिकारियों को आईपीएस कैडर मिल गया है। बता दें कि आईपीएस कैडर मिलने के साथ ही तीनों अधिकारियों को आईपीएस नियुक्ति कर दिया गया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में चमोली जिले के एसपी परविंदर सिंह डोभाल, देहरादून एसपी देहात कमलेश उपाध्याय और एसपी ममता बोहरा को आईपीएस बनाए गए हैं।
और उत्तराखंड में केदारधाम ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने वाली बद्री केदार मंदिर समिति एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल कुछ दिन पहले बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारधाम के गर्भगृह में मोबाइल फोन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था और इस फैसले का उल्लंघन करने वाले खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लेकिन शुक्रवार को कथावाचक मुरारी बापू का गर्भगृह में एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर अब बद्री केदार मंदिर समिति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां धामी सरकार की भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई बरकरार है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी इस क्रम में लगातार नजर बनाए हुए है। बता दें कि कुछ वक्त पहले थाना बसंत बिहार में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला द्वारा 2 व्यक्तियों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज तैयार करके महिला की जमीन को इन दोनों ने अपने नाम करवा लिया था। साथ ही इस मामले में पुलिस प्रशासन पहले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है और दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।